नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर की, दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड की। तो जिस तरह से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसी तरह से गैस की सॉल्युबिलिटी भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। आप लोग जानते ही दो फैक्टर्स तो हमने पिछली बार ही डिस्कस किए थे। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर गैस के केस में अलग से हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल पढ़ने वाले हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ गैस की। Like solids, gases also follows principle of like dissolves like. Like dissolves like, बिल्कुल वैसे ही कि जो पोलर गैसेज होती हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं। जैसे आप जानते हो अमोनिया, HCl, ये जो गैसेज हैं ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होती हैं, और जो नॉन पोलर गैसेज होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, ये ज्यादा बेंजीन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी लाइक डिसॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल पर काम करती है। सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर। द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस प्लस एक्वस, वाटर में ले रहा हूं एक्वस गैस, ये है अनडिसॉल्व्ड गैस, ये है अनडिसॉल्व्ड गैस, और ये है डिसॉल्व्ड गैस, वाटर में डिसॉल्व्ड गैस। और ये जो प्रोसेस है ये है एक्सोथर्मिक, डेल्टा H इज नेगेटिव। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर राइज करने पर बैकवर्ड रिएक्शन प्रमोट होती है। अगर मैं इस केस में टेम्परेचर राइज करूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगी, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगी तो क्या होगा, देखिए डिसॉल्व्ड गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, अनडिसॉल्व्ड गैस में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि गैस लिक्विड की सरफेस को छोड़ के बाहर आ रही है। तो हम बोलते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक जनरलाइजेशन हम कह सकते हैं, टेम्परेचर राइज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है बिना किसी एक्सेप्शन के। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी quantitatively related the amount of dissolved gas and its pressure। तो हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, और ये हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के अंदर। हेनरीज लॉ एक सिंपल सा फिनोमेना है। उन्होंने बोला कि कोई भी गैस जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है तो उसकी जो डिसॉल्व्ड अमाउंट होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड सरफेस है, ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन और लिक्विड के बीच में ये अनडिसॉल्व्ड गैस है, और लिक्विड के अंदर कुछ अमाउंट इसकी डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी है। आप देख पा रहे हैं ये जो डॉट्स है तो अनडिसॉल्व्ड है, अभी एंटर नहीं हुई है, और ये गैस की डिसॉल्व्ड अमाउंट है, और जिस प्रेशर पर आपने इसको रख रखा है वो प्रेशर P है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे प्रेशर राइज होता जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, और ये लिक्विड की सरफेस के भी क्या होंगे, मोर क्लोज होंगे। लिक्विड की सरफेस के क्लोज होने के कारण इन मॉलिक्यूल्स की लिक्विड को पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, इसलिए मोर मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल पेनिट्रेट इनटू द लिक्विड एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा
गैस ज्यादा अमाउंट में लिक्विड में डिसॉल्व होगी, हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मैं अमाउंट को, डिसॉल्व्ड गैस के अमाउंट को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लूं, XA अंदर वाला, और प्रेशर को उस गैस के पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ले लूंगा, ऊपर वाला, ये इनसाइड द सॉल्यूशन होता है मोल फ्रैक्शन, ये अबव द सॉल्यूशन होता है PA। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हटेगा तो XA इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा PA। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं PA इज 1/KH इंटू XA। कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी एक कांस्टेंट ही होता है, इसको मैं KH डैश लिख देता हूं। तो एक हमारा रिलेशनशिप हो गया कि PA इज इक्वल टू KH डैश इंटू XA, जहां KH डैश इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गैस की जो सोलबिलिटी है, इसको मैं एक तरह से सोलबिलिटी भी बोल सकता हूं, वो किस पर डिपेंड करती है, उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं। PA is equal to KH dash XA। आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो प्रेशर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड अमाउंट वाला रिलेशनशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हेनरी लॉ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों को परेशान करते हैं ज्यादा, क्योंकि वहां पे वो यूनिट ऑफ के अंदर आपको उलझा लेता है। तो मैं बोल रहा हूं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या इसकी यूनिट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी क्या कि आपने प्रेशर की फॉर्म में किसको लिया हुआ है, एटीएम को, बार को या टोर को, और अमाउंट की फॉर्म में किसको लिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मास परसेंटेज भी हो सकती है, मोलैरिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी। यानी कि इसकी जो यूनिट होगी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका प्रेशर आपने किस यूनिट में लिया हुआ है और अमाउंट आपने किस यूनिट में ली हुई। नो डाउट मोस्टली क्वेश्चंस में या मोस्टली यूज्ड जो एक्सप्रेशन है वो तो यही है हेनरी का, PA इज इक्वल टू KH डैश इनटू XA। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जेई के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो सकता है इस तरह से कुछ चेंजेस आपको दे, तो आपको उसको पिक करना आना चाहिए, ठीक है। अब हेनरी लॉ के ऊपर एक तो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 in water, Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Then what amount of CO2 will be dissolved at 2.5 atm pressure in 540 gram water। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हम एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is this, what amount of CO2 will be dissolved at 2.5 atm pressure in 540 gram of water। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल की, हमारे लॉ की। हमने पढ़ा P लिख देता हूं CO2 इज इक्वल टू KH डैश या KH लिख देता हूं X CO2, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 2.5 atm, KH की वैल्यू दे रखी है 1.67 into 10 to the power 8, तो यहां से मेरे पास X CO2 आ जाएगा। तो X CO2 क्या हुआ, X CO2 is equal to
2.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर, इसको भी आप पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे 3। आप लोग जानते ही हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो अगर मैं 10 टू द पावर 5 से पास्कल की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो किसमें हो जाएगा, एटीएम, ताकि ये भी एटीएम ही हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एटीएम ही हो जाएगा। 10 टू द पावर -3। इस कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं, 2.5 की जगह 5/2 लिख देता हूं और 1.67 की जगह 5/3 लिख देता हूं। 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मैं x की जगह डायरेक्ट मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ सो आई कैन ऑल्सो राइट NCO2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे, 540 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 540 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो गया आपका 30। ऊपर लिख रहा हूं मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 45 इंटू 10 टू द पावर -3। और अगर मैं मास निकालना चाहता हूं, मास ऑफ CO2 GMM से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आता है 1980। तो ये आपका इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम सॉरी डिसॉल्व हो जाएगा, ग्राम सॉरी इतने ग्राम आपको डिसॉल्व हो जाएगा। दैट इज द न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। थैंक यू।